हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके बाद पढ़ेंगे कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल हो सकता है, कैसे कैसे एप्लीकेबल हो सकता है कूलम्स लॉ। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहला टॉपिक आज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्टैटिक मींस होगा एट रेस्ट, यानी कि अगर चार्ज रेस्ट पर हैं तो उनके बीच एक फोर्स लगेगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द चार्ज बिटवीन द फोर्स between two stationary charges is called electrostatic force। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा अगर दो चार्ज हैं और दो चार्ज किस तरह से हैं, स्टेशनरी यानी कि एट रेस्ट हैं, और उनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, और चार्जेस के मैग्नीट्यूड q1 एंड q2 हैं। टू चार्जेस q1 एंड q2 सेपरेशन बाय r, और r जो है ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, इस चार्ज के भी सेंटर से और इस चार्ज के भी सेंटर से डिस्टेंस जो मेजर की गई है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मेजर की गई है। तो और वो कितनी है, डिस्टेंस है r, चार्ज कितने हैं q1 एंड q2। अब होगा क्या, यहां एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। हम मान लेते हैं कि दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं, और ये चीज हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर दोनों चार्ज सिमिलर हैं यानी कि लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स लगेगा यानी कि ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो फोर्स एट चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, दैट इज कॉल्ड F12। सिमिलरली अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं किस पे, चार्ज 2 पे, तो फोर्स होगा F2 ड्यू टू चार्ज 1, और इसे हम लिखेंगे F21। ऊपर हमने वेक्टर लगाया है बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां से क्या होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21, या F12 इज इक्वल टू F21। तो ये होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम होगा, बट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। अब इस चीज में सबसे पहली चीज कि फोर्स काम कहां करेगा, ये फोर्स आखिर काम कहां करेगा, यानी कि यहां जो फोर्स लगेगा F21, यहां फोर्स लगेगा F12। पहली चीज निकल करके आती है फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं। फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the
सेंटर्स ऑफ चार्जेस। नंबर 2, यानी कि जब भी चार्ज रखे हुए हैं उनमें फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करेगा ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों चार्जेस को मिला देंगे और ये क्या बनेगी हमारी लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, और इसी के अलोंग ये फोर्स काम करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये फोर्स इधर लग जाए या फोर्स इधर लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये फोर्स हमारा कहाँ लगेगा, केवल और केवल अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो पहली चीज तो ये कि हमेशा जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is directly proportional to the product of magnitude of charges। दूसरा पॉइंट बनता है हमारा ये। और जो तीसरा पॉइंट बनेगा वो तीसरा पॉइंट क्या होगा, द थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is inversely proportional to the square of distance between the charges। तो ये 3 पॉइंट निकल करके आते हैं कूलम्स लॉ से। कूलम्स ने क्या बताया कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, तो हमें पहले से ही पता था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ काम करेगा, वो करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। और दूसरा पॉइंट बनेगा हमारा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड, वेदर इट इज नेगेटिव और वेदर इट इज पॉजिटिव, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। और तीसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, यानी कि यहां F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ये सेकेंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट बनेगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला देंगे, और एक जगह मिलाने के बाद क्या बनेगा, F यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसे करेंगे इक्वल, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या होगा यहाँ, इज a constant for the medium between the charges। ये K की वैल्यू डिपेंड करेगी, एक कांस्टेंट होगा, और जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम बिटवीन द चार्जेस पर। इसकी वैल्यू अगर हम स्पेस के लिए देखें, स्पेस या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होगी K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होगी, और इसे हम लिख देंगे F इज इक्वल टू 9 × 10⁹
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर इसकी फॉर्मुलेटिंग वैल्यू हम देखें इस K की, तो K की वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अब एक नया कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ स्पेस यानी कि वैक्यूम, ये होगी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट बनेगा। तो इसे तो बाद में हम पढ़ेंगे, रिलेशन में पढ़ेंगे, रिलेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और जो यहाँ पर ये स्पेस की परमिटिविटी है और यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी के साथ में इसे पढ़ेंगे, तब इसका पूरा डिटेल में इसे जानेंगे आखिर है क्या ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमारी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। उन तीनों के कॉम्बिनेशन में इसका रोल देखेंगे कि क्या होगा, वो बाद की बात है जब इसे डिस्कस करेंगे, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बात कर रहे हैं हम कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला आया है वो क्या बना, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक बार फिर से, टू चार्जेस Q1 Q2, इस पे फोर्स F21, यहाँ फोर्स लगा था हमारा F12। अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म लिखने की बारी आती है। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि एक कार्टेशियन प्लेन में इन चार्जेस को हम बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन में चार्जेस को बनाने के बाद क्या करेंगे, एक चार्ज Q1 या Q2 लिख लो, ये चार्ज Q1, इसका वेक्टर R1, इसका वेक्टर R2। अब यहां फोर्स हमारा F12 लगा था, यहां फोर्स हमारा F21 लगा था। अगर हम यहां फोर्स निकालें तो वेक्टर बनेगा R1 माइनस R2, और अगर इसके लिए निकालें इसी वेक्टर को तो ये वेक्टर बनेगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, इसके लिए ये वेक्टर बनेगा। यानी कि हेलो, हाँ यही हूँ भाई, इस टाइम मत कॉल किया करो। हाँ तो चुप रहो, अपना आप कॉल कर लूँगा। कोई बात नहीं, आधा घंटा लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि चार्ज Q1 हमारा स्पेस में रखा है, चार्ज Q2 हमारा 2D स्पेस में रखा है, और ये यहाँ पर इसका वेक्टर कहाँ है, ओरिजिन से हमारा R1 है, इसका और वेक्टर हमारा कितना R2 है। और यहाँ से अगर वेक्टर आपने पढ़ा है अच्छे से तो OA इज इक्वल टू R1 एंड OB इज इक्वल टू R2। और अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें A से लेकर के B की डिस्टेंस, A से लेकर के B की डिस्टेंस, यानी कि F12 की जब हम बात करेंगे तो डिस्टेंस लेंगे हम, यहाँ पे वेक्टर क्या लेंगे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, यानी कि वेक्टर लेना पड़ेगा हमें AB, और AB होगा हमारा OB माइनस OA, एंड AB इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो अब इस केस में क्या करेंगे, यानी कि वेक्टर फॉर्म हमें लिखनी है किसकी, F21 की। किसकी लिखनी है, F21
F21 की, यानी कि A टू B, यहाँ पे लग रहा है A टू B, B पे हम फोर्स लगा रहे हैं, A2 ये A पे रखा हुआ है, ये B पे मान लीजिए, तो A टू B हम फोर्स लगा रहे हैं, तो F21 बनेगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, यूनिट वेक्टर R इज इक्वल टू कितना होगा, वेक्टर R अपॉन वेक्टर R का मोड। तो ये यूनिट वेक्टर बना यहां से, यानी कि हम एक चीज और कि मोड R ऑलवेज इक्वल टू R, देन F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3 और R वेक्टर। अगर यहां से फॉर्मूला लिख रहे हैं इस वाले से, तो इससे हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 माइनस R1 की पावर 3 इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। अब अगर हमें F12 लिखना है, हमें लिखना है F12, तो F12 किस पे लग रहा है फोर्स, ये लग रहा है A पर, किसकी वजह से लग रहा है, B की वजह से। तो अब हम लेंगे यहां BA, अब लेंगे B टू A, यानी कि डायरेक्शन क्या है इसकी, फोर्स की डायरेक्शन है B टू A, पहले डायरेक्शन ली थी A टू B, तो A टू B हमारा क्या आया था, वेक्टर आया था R2 माइनस R1, A टू B। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों के वेक्टर लिखेंगे, और आया हमारा वेक्टर ए बी इज इक्वल टू R2 माइनस R1 फॉर द फोर्स F21। सिमिलरली अगर बी ए हम कैलकुलेट करें तो ये बनेगा हमारा R1 माइनस R2, एंड फोर्स F12 विल बी इक्वल टू, सिमिलरली यही फॉर्मूला हम लिखेंगे, वेक्टर का डिफरेंस रहेगा बस, और ये आ गया Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड पावर 3 इंटू R1 माइनस R2। ये आएगा हमारा फॉर्मूला F12 का। अब एक चीज मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, बट द डायरेक्शन आर डिफरेंट, या अपोजिट, डायरेक्शन आर अपोजिट, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये ऐसे, इसे प्रूव भी करेंगे इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से। देखिए हम क्या करते हैं कि यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो माइनस कॉमन लिया वो ये रहा, Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन, क्योंकि मोड है और मोड में माइनस हो या प्लस हो, R1 माइनस R2 हो या R2 माइनस R1 हो, तो सेम ही वैल्यू रहेगी। दैट मीन्स इसे हम R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए कि ये इतना फॉर्मूला अगर हम माइनस को छोड़ दें तो इस फॉर्मूले के बिल्कुल इक्वल है। देखिए एक बार, दोनों फॉर्मूले इक्वल हैं, और दोनों फॉर्मूले इक्वल हैं तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो यहां से क्या होगा, बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि नेट फोर्स कितना, 0। दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना होगा, 0। F1 अगर इनका वेक्टर सम हम कर दें, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। यहां से एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि दो चार्जेस हैं और चार्ज A एंड चार्ज B, चार्ज A एंड चार्ज B, तो चार्ज A B पर F21 यानी कि
या FBA, चार्ज B पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है B? मान लीजिए 80 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है ड्यू टू द चार्ज A। तो पूछ सकता है कि जो फोर्स A पर लगेगा ड्यू टू B, व्हाट विल बी द इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? 80 न्यूटन ही रहेगा। और अगर डायरेक्शन आप लोगों से पूछ ले तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट टू द FBA। तो ये हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर इसने इस पर 80 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भी इस पर कितना? 80 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, यानी कि 80 न्यूटन ही फोर्स लगेगा। और एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए इस चार्ज ने यहाँ फोर्स लगाया F, ये B है और ये A है। F B पर फोर्स लगाया A इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो वैल्यू पूछ ली FAB, यानी कि कितना फोर्स होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो फोर्स कितना होगा? ये 20 न्यूटन ही होगा और डायरेक्शन होगी इसकी B to A, डायरेक्शन होगी B to A। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ फॉर स्टेशनरी चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर 2 चार्जेस ओनली। अब इसके बाद आते हैं, अगर 2 से ज़्यादा चार्ज हो तब क्या होगा। अगर कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में 2 or more than 2 चार्जेस आर प्लेस्ड, देन व्हाट विल हैपन। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होगा कि बहुत सारे फोर्स अगर कहीं लग रहे हैं, कहीं बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, इस पे एक फोर्स लग रहा है F2, इसी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है F3 और इसी पर एक फोर्स लग रहा है FN। एक पॉइंट है वो, इसी पे बहुत सारे हमारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है और उस रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ फोर्सेस, या सुपरपोजिशन थ्योरम ही बोलते हैं इसको। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम इसको यूज करेंगे। और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है हमारी? द नेट फोर्स एट एनी पॉइंट, यहां जब चार्ज की बात होगी तो चार्ज भी आ जाएगा। यहाँ हम चार्ज की बात करेंगे, अभी तो हम सिंपली समझ रहे हैं कि किसी पॉइंट पे लग रहे हैं तो हमने पॉइंट लिखा है, लेकिन जब चार्ज के लिए हम लिखेंगे तो वहां चार्ज लिखना पड़ेगा। द नेट फोर्स एट एनी पॉइंट और एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn। यानी कि द नेट फोर्स एट एनी पॉइंट और एट एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम। यही सुपरपोजिशन थ्योरम है कि वेक्टर सम के इक्वल होगा। कहीं कहीं पे यही सुपरपोजिशन थ्योरम वेक्टर सम की जगह एल्जेब्रिक सम भी आ जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे हमने पिछले ही लेक्चर में एडिटिविटी ऑफ चार्जेस पढ़ा था, तो वहाँ क्या था? वहाँ था हमारा नेट चार्ज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो भी उनके थे उनके चार्जेस के इक्वल। तो यहाँ से हमारा आया फोर्स, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द ऑल चार्जेस और ऑल फोर्सेस। तो सभी फोर्स के इसके बराबर आएगा ये वेक्टर सम के इक्वल। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। एक सिस्टम बनाते हैं और मान लीजिए कि एक सिस्टम हमारा कुछ इस तरीके से है कि यहाँ ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है Q,
कैपिटल क्यू रखते हैं। यहाँ एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, एक चार्ज रखा है हमारा Q1, चार्ज रखा है हमारा Q2, चार्ज रखा है Q3, चार्ज रखा है हमारा Qn। एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O। तो किस पे निकाल रहे हैं हम फोर्स? फोर्स एट पॉइंट O। सो द फोर्स एट O यानी कि FO1, FO2, या थोड़ा सिंपल करके समझते हैं इसे 1 2 3 जैसे बुक में दिया हुआ है, बुक के हिसाब से देखते हैं। ये एक स्पेस 2D, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ चार्ज हमारा Q2, यहाँ चार्ज Q3, यहाँ चार्ज Q4 और यहाँ चार्ज Qn। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। तो अब यहाँ हमें टोटल फोर्स कहाँ निकालना है? इस पॉइंट O पर निकालना है, यानी कि चार्ज Q1 पर हमें फोर्स निकालना है। तो सबसे पहली चार्ज Q1 पर जब फोर्स लगेगा तो कौन लगाएगा? चार्ज Q2, Q3 एंड Q4 एंड फाइनली Qn। जितने भी चार्जेस हैं हमारे, ऑल चार्जेस एक्ट अ फोर्स ऑन पॉइंट O और ऑन चार्ज Q1। तो यहाँ फोर्स लगेगा हमारा F12, यहाँ फोर्स लगेगा F13, यहाँ फोर्स लगेगा F14, यहाँ फोर्स लगेगा F1n। और मान लीजिए इसका वेक्टर R1, ये वेक्टर R2, ये वेक्टर R3 और ये वेक्टर Rn। तो F इज इक्वल टू, सुपरपोजिशन थ्योरम से हमने पढ़ा था, F1, F2, F3 डॉट 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 Fn। तो F1 की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर है R1, R12 करो, R12, R12, R13, R13, R14, R1n। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा R12 का मोड पावर 3 और R12। सिमिलरली F2 और लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R13 पावर 3 R13, R13। नेक्स्ट इसी तरह से लिखते चलेंगे और फाइनली F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी से कॉमन आ जाएगा। Q1 भी कॉमन ले सकते हैं लेकिन लेंगे नहीं अभी। Q1 Q2 R12, R12 का प्लस Q1 Q3, Q1 Q3, अरे 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 F12 F13 और ये हुआ हमारा। तो यहाँ हम F12 F13 F14 और F1n लिखेंगे, यानी कि जो नेट फोर्स है F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 डॉट 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 Fn तक। और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या होगा हमारा Q1/Q2 और ये कितना अपॉन R12, Q1/Q2 Q3 और कितना R13 और R13 प्लस डॉट 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 डॉट। ये आ जाएगा हमारा नेट फोर्स ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। अब यहां से हम देखते हैं कि एक 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का
कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कुछ तो सिमिलरिटीज होंगी और कुछ हमारी डिफरेंसेस भी होंगे, कुछ सिमिलरिटीज होंगी दोनों फोर्सेस में और कुछ सिमिलरिटी डिफरेंसेस भी होंगे। तो क्या करेंगे, एक तरफ हमने लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल, और अब नंबर 1 क्या लिखेंगे हम, सिमिलरिटीज लिख लेते हैं पहले, सिमिलरिटीज। और क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, अभी नंबर नहीं लिखते, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या थोड़ा शॉर्ट करके लिखते हैं, K वाला फॉर्मूला लिखते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके लिए है F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब लिखते हैं सिमिलरिटीज। तो पहली सिमिलरिटी दोनों में लिखे क्या, ठीक है, कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कहीं से भी लगाते हुए लेकर के जाओ, किसी भी पाथ से लेकर के जाएं, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि जो वर्क डन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, किसी भी पाथ से हम लेकर के जाएं, तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ये भी कंजर्वेटिव ही होगा, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। दोनों ही हमारे क्या हैं, सेंट्रल फोर्स है, यानी कि सेंटर टू सेंटर काम करेंगे। ये भी हमारा सेंट्रल फोर्स, यानी कि सेंटर टू सेंटर, क्योंकि डिस्टेंस हम सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं और यही मान करके चलते हैं कि ये फोर्स कहाँ काम करेंगे, हमारे टुवर्ड्स टू द सेंटर। तीसरा, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी हमारा फॉलो, या ओबे लिख सकते हैं, ओबे स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि ये फोर्स भी हमारा 1/r स्क्वायर और ये फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सिमिलरिटीज हैं, बोथ आर कंजर्वेटिव, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, बोथ क्या करेंगे, बोथ, यानी कि एक बार इसे हटा देते हैं, दोबारा से एक बार इन्हें अच्छे से लिखते हैं। सिमिलरिटीज पहली बोथ आर कंजर्वेटिव, दूसरी बोथ आर सेंट्रल, और तीसरा बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी बताया था कि कैसे कैसे, यानी कि 1 डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, यानी कि जो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं डिफरेंसेस
डिफरेंसेस में क्या करेंगे, यहाँ एक तरफ हम Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरी तरफ हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल, और दोनों की डिसिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, बट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज directly proportional to the product of masses of the particles. Second, depend on medium between charges. यहाँ do not या does not depend on medium between charges. नोट्स बनाते रहें। तीसरा, it is repulsive and attractive, and this one is only attractive force है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे इनमें और ये कुछ सिमिलरिटीज हैं दोनों ही फोर्सेस में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज आपने देख ली हैं और उसके अलावा डिफरेंसेस भी आपने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल्स हम इस पर करने वाले थे, और न्यूमेरिकल्स बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पर। तो पहला न्यूमेरिकल हम लिखते हैं बड़ा ही आसान सा, 2 charges of magnitude कितना ले 2 microcoulomb and 3 microcoulomb are separated by 3 centimeter. Calculate the force between the charges. तो गिवन क्या क्या है, 2 चार्ज के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, यही तो चाहिए हमको। Q1 इज इक्वल टू कितना, 2 माइक्रोकूलम, और माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ एंड कूलम एज इट इज। जहां भी माइक्रो आ जाए इसका मतलब 10⁻⁻⁶। 11th क्लास में पढ़े होंगे, और इसके लिए हमारी बेसिक्स फिजिक्स की क्लास चल रही है, उनमें हम रेगुलर एक क्लास वहाँ भी डाल रहे हैं। तो वहाँ आप देख लीजिएगा, देखते रहिएगा उन क्लासेस को, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाया गया है। यही कैलकुलेशन वाला पार्ट है, यही कौन सी किसकी क्या वैल्यू है, यही वहाँ पर बताई गई है। दूसरा चार्ज Q2 3 माइक्रोकूलम, T एज इट इज, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ एंड कूलम, एंड द डिस्टेंस आर कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² मीटर। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। इसे हटा के हम K भी लिख सकते हैं, और K की वैल्यू मैंने बता रखी है, इससे पहले ये डिस्कस किया हमने। K की वैल्यू होगी 9 × 10⁹। तो या तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर K लिखें, और K के बाद फिर अगले स्टेप में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 9 × 10⁹ into 2 × 10⁻⁻⁶, another charge is 3 × 10⁻⁻⁶, and upon R², and the distance is
3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻⁻2 एंड इट्स स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे। 9 टू जा 18, 18 3 जा 53। ध्यान से 9 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में 18, 18 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में 54 और 10 की पावर कितनी होंगी 9 प्लस की हैं और 10 की पावर -6 एंड -6 -12 अपॉन स्क्वायर करेंगे 3 3 9 इंटू 10 की पावर -4। 9 से ये 6 टाइम डिवाइड हो गया। F इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 10 टू द पावर -4। पहली ही क्लास में एक्सपोनेंट समझाया गया था, ये पावर यहाँ आकर प्लस की 4 होगी एंड F विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 4 एंड F विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर 1 यानी कि 10 और ये आ गया हमारा 60 न्यूटन। ये आ जाए, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल था, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल। फिर इसी में एक टाइप हो सकता है